नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता व सर्वांग समता के लिए कसौटियों के बारे में पढ़ा था और इस भाग में हम उदाहरण 1 से 3 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में क्या पढ़ा था? 3 कसौटियां पढ़ी थी। पहली हमने पढ़ी थी SAS, दूसरी हमने पढ़ी थी ASA और तीसरी कसौटी हमने पढ़ी थी बच्चों AAS। तो देखिए, जो पहली कसौटी हमने पढ़ी है वो है SAS। तो SAS क्या है बच्चों? S मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, A मतलब एंगल कोण और S मतलब भुजा। तो ये थी हमारी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी। इसमें क्या होता था? SAS में आपके पास दो त्रिभुज दिए गए हैं और वो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम कहलाएंगे यदि क्या हो, दो भुजाएं, क्या हो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं इस त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हो। क्या हो कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं इस वाले त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हो और उनकी जो बीच का कोण होगा, अंतर्गत कोण होगा, वो कैसा हो? वो भी बराबर हो। तो दो तो हो गई भुजाएं और एक हो गया कोण। और कोण कौन सा लेना है? दोनों के बीच का कोण, अंतर्गत कोण। जैसे देखिए, ये त्रिभुज हो गया ABC, ये हो गया हमारा PQR। तो क्या होगा? भुजा AB भुजा PQ के क्या है? बराबर है। भुजा BC भुजा QR के बराबर है। तो हमें कोण कौन सा लेना होगा? हम इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण लेंगे, यानी कि कोण B बराबर कोण Q होना चाहिए। तो ये है हमारे पास SAS सर्वांग समता कसौटी। क्लियर? अब देखिए, दूसरी है हमारे पास ASA। तो ASA क्या है? देखिए, A मतलब कोण, S मतलब भुजा और A मतलब दोबारा से कोण। इसका मतलब दो कोण होंगे और एक होगी हमारे पास भुजा। अब देखो, इसे किस प्रकार समझ सकते हैं? आपके पास दो त्रिभुज हैं। क्लियर? ये हो गया ABC, ये हो गया मान लीजिए PQR। तो ये कह रहा है ASA यदि इस वाले त्रिभुज के दो कोण इस वाले त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो, मान लीजिए कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। क्या बताया? यदि इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो और उनकी कैसी भुजा? अंतर्गत भुजा। यानी कि अगर मैं B और C कोण ले रहा हूं तो इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा कौन सी है? BC। और जब मैं Q और R ले रहा हूं तो इनके लिए अंतर्गत भुजा कौन सी है? QR। तो ये आपस में यदि बराबर होते हैं तो कौन सा नियम है हमारा? ASA सर्वांग समता कसौटी। क्लियर? तो ASA में क्या होगा? दो कोण बराबर होंगे और उनकी अंतर्गत भुजा बराबर होगी। क्लियर बच्चों? तो सभी को समझ में आया ASA। एक होता है हमारे पास AAS। अब देखो, AAS मतलब कोण, कोण और भुजा। अब आप कहोगे सर इसमें भी दो कोण आ रहे हैं और हमने जो ASA पढ़ा था इसमें भी हमारे क्या आ रहे हैं? दो कोण आ रहे हैं। तो दो कोण एक भुजा, दो कोण एक भुजा, तो दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, यदि आपके पास दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC PQR, तो देखिए, पिछले वाले में हमने बताया था कि यदि हम जो दो कोण ले रहे हैं तो भुजा कौन सी लेंगे? उनके अंतर्गत वाली। और इसमें हम कह रहे हैं कि हम कोई से भी दो कोण ले सकते हैं और कोई सी भी एक भुजा ले सकते हैं। यानी कि कोई से भी आप दो कोण बराबर कर दीजिए व कोई भी एक भुजा बराबर कर दीजिए। ठीक है? तो क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और किस नियम से होगा ये होगा AAS सर्वांग समता कसौटी। क्लियर? तो तीनों समझ में आया। SAS में क्या होगा? दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण। दूसरा है ASA,
इसमें दो कोण बराबर होंगे और उनके अंतर्गत भुजा बराबर होगी। और तीसरा है हमारे पास AAS, इसमें क्या होगा, कोई से भी दो कोण और कोई सी भी एक भुजा बराबर होगी। क्लियर बच्चों? तो तीनों सर्वांग समता कसौटी समझ में आया। अब देखिए हम करते हैं उदाहरणों को हल। तो हमारे पास उदाहरण एक है, आकृति में OA बराबर OB है और OD बराबर OC है। तो देखिए ये आपके पास आकृति है, OA कहां पर है, O से लेके A तक। ये किसके बराबर है, ये हमारा OB के बराबर है। देखिए OA हमारा बराबर है OB के, इसका मतलब O से A की दूरी और O से B की दूरी ये क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब O हमारे AB का क्या हुआ, मध्य बिंदु। देखिए जब O से A की दूरी और O से B की दूरी बराबर है तो OAB का हो गया मध्य बिंदु। तो देखिए हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि त्रिभुज AOD कौन सा है, AOD ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज BOC ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होनी चाहिए, सर्वांग सम होनी चाहिए। और कैसे करेंगे हम इसको सिद्ध, हमारे पास तीन कसौटियां हैं, किसी का भी उपयोग करके इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। तो हल देखिए अब इसका। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में, त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में क्या क्या आपके पास दिया गया है और कैसे हम इसको करेंगे आगे सिद्ध। तो देखिए हमारे पास दिया गया है OA बराबर OB और OD बराबर OC। देखो अगर यदि हम बात करें त्रिभुज AOD की, तो AOD में जो हमारे पास OA भुजा है वो किसके बराबर है, वो है OB भुजा के बराबर। और OB भुजा कौन से त्रिभुज में है, ये हमारे पास BOC में है। इसका मतलब क्या होगा, इस वाले त्रिभुज की OA भुजा इस वाले त्रिभुज की OB भुजा के बराबर होगी। अर्थात हम लिख देंगे OA बराबर OB, और ये हमारे पास क्या है, दिया है। क्लियर? और देखो और क्या क्या बराबर दिया गया है, OD बराबर OC। OD कौन से त्रिभुज में है, O और D ये हमारा AOD त्रिभुज की भुजा है, और ये बराबर है OC के। OC कौन से त्रिभुज की भुजा है, OC ये हमारे BOC की एक भुजा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, OD बराबर OC, तो OD हो गया इस वाले त्रिभुज में और OC हो गया हमारे इस वाले त्रिभुज में। तो देखिए हम लिखेंगे OD बराबर है OC के, ये भी हमें दिया गया है। तो देखिए आपको क्या दिमाग में आ रहा है इससे, दो भुजाएं तो हमने कर दी बराबर। अब आप बताओ कौन सा ऐसा नियम है जिसमें दो भुजाएं आती हो। देखो हमने तीन नियम पढ़े हैं, SAS, ASA और AAS। दो भुजाएं आती हैं हमारे पास SAS में। इसका मतलब हमें एक कोण ऐसा देखना होगा जो AOD का कोण इस BOC त्रिभुज के कोण के बराबर हो। तो सोचो कौन सा कोण हो सकता है, ये त्रिभुज है AOD, ये त्रिभुज है BOC। तो ऐसा हम कौन सा कोण ले कि जो आपस में बराबर हो। देखो जैसे ही वो कोण बराबर हुआ क्या होगा, SAS लग जाएगा। तो सोचो थोड़ा कौन सा कोण हो सकता है, क्या ये वाला ले, ये वाला कोण ले कि ये वाला कोण ले। ऐसा कोण लेना है जो इस त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज के कोण के बराबर हो। तो आप गौर से देखो, एक तो हम बात कर रहे हैं इस वाले कोण की और एक हम बात कर रहे हैं इस वाले कोण की। तो आपको कुछ नजर आ रहा है, देखो किस प्रकार के कोण हैं ये हमारे शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म आ रहा है। देखो शीर्षाभिमुख कोण हमने बताया था कि जब दो इस तरह से रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो ये विपरीत और जो कोण बनेंगे ये क्या होंगे हमारे, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। भाई ये युग्म बन गया शीर्षाभिमुख कोणों का, ये वाला कोण और ये वाला कोण, और ये वाले कोण आपस में होते हैं बराबर।
तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि जो हमारा कोण है, कौन सा कोण, ए ओ डी, देखो ए ओ डी, और एक कोण है बी ओ सी। तो ये दोनों कोण कैसे हैं, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए ओ डी व कोण बी ओ सी कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोणों के, शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म हैं, युग्म हैं। तो क्या होगा, यहां से हम कह सकते हैं कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण बी ओ सी के। क्लियर, क्या हो गया, कोण ए ओ डी बराबर हो गया कोण बी ओ सी के। तो देखो ये आपकी आ गई भुजा एस, ये भुजा एस, और ये आ गया कोण ए। तो क्या नियम लग गया, ऐसे एस लग गया। इसका मतलब ऐसे एस सर्वांग समता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ सी के। तो अतः एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से क्या कह सकते हैं हम, ऐसे एस सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम हो जाएगा, किसके हो जाएगा, त्रिभुज बी ओ सी के। ठीक है, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। क्लियर, तो सभी को समझ में आया कि किस प्रकार यह सिद्ध हुआ है, ये हमने ऐसे ऐसे सिद्ध किया है। देखो दो भुजाएं तो हमें प्रश्न ने बराबर दी हुई है, हमें देखना था कोण का, और जैसे ही हमने थोड़ा नजर डाला हमारे चित्र पे तो हमें दिखा कि ये जो दोनों कोण हैं ये किस प्रकार के हैं, शीर्षाभिमुख हैं, यानी कि आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्लियर, तो समझ में आया सभी को कि कैसे हमने ये सर्वांग सम इसको सिद्ध किया है। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा, हमें सिद्ध करना है कि एडी समांतर है बीसी के। देखो एडी समांतर बीसी, तो एडी कहां है, देखो एडी समांतर बीसी, ए डी, ये एडी है और ये समांतर हमें सिद्ध करना है बीसी के। तो किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, देखो जो एडी भुजा है वो त्रिभुज एओडी की भुजा है, और जो बीसी भुजा है वो त्रिभुज हमारे बीओसी की भुजा है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, और हमें करनी है एडी समांतर बीसी के। तो सोचो क्या कोई हमारे पास तरीका है कि हम एडी को बीसी के समांतर सिद्ध कर सकते हैं। अब थोड़ा सा गौर से देखो, चलो यदि मैं बात करूं इस ए बी भुजा की, किसकी बात कर रहा हूं, इस ए बी भुजा की, तो ये ए बी भुजा क्या कर रही है, देखो समझो, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, बीसी भुजा, ये है आपके पास एडी भुजा। क्लियर, और इनको एक त्रियक रेखा इस प्रकार से कर रही है विभाजित, त्रियक रेखा विभाजित कर रही है। तो क्या होता है, यदि मैं बात करूं एकांतर कोण की, किसकी बात करूं, एकांतर कोण की, यानी कि ये वाला कोण और इसके साथ ये वाला कोण। तो यदि मैं एकांतर कोणों की बात करूं तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मैं इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर सिद्ध कर दूं, क्या कर दूं, यदि ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध हो जाए तो इससे क्या पता लगेगा, इससे हमें पता लगेगा, देखो जैसे ही ये कोण आपस में बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण बन रहा है, और जैसे ही ये एकांतर कोण बना तो हमारे पास एक था अभिग्रहित, क्या था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि एकांतर कोण ये बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर होगी। तो देखो कैसे करेंगे, हमें बताना है ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, और हमने सिद्ध कर लिया है कि त्रिभुज एओडी बीओसी के सर्वांग सम है। तो सोचो क्या कुछ पढ़ा है हमने, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए हमने सीपीसीटी में पढ़ा है कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग कैसे होते हैं बच्चों, संगत भाग बराबर होते हैं। क्लियर, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं
तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। तो देखो आपके ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम हैं, तो संगत भाग मतलब इसकी भुजाएं इस वाले भुजा के बराबर होगी, इसका संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमारा ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। और कैसे होगा, सीपी सीटी से होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, देखिए हम यहां पे लिख देंगे, देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि चूंकि त्रिभुज एओडी सर्वांग सम है त्रिभुज बीओसी के, ठीक है, त्रिभुज एओडी सर्वांग सम है त्रिभुज बीओसी के। तो बताओ सीपीसीटी क्या है, तो सीपीसीटी क्या है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। ये है सीपीसीटी, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। क्लियर। अब देखो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम हैं, तो इनके क्या होंगे, संगत भाग बराबर होंगे। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि हम लिखेंगे क्या कि कोण ओएडी, क्या कोण ओएडी हमारा बराबर होगा कोण ओबीसी के। तो कोण ओएडी बराबर है कोण ओबीसी, तो ओएडी बराबर हो गया ओबीसी के। तो कोण ओएडी बराबर है कोण ओबीसी के। देख लीजिए दोबारा, कोण ओएडी कोण ओबीसी के बराबर आ गया। अब बताओ जैसे ही ये दोनों कोण बराबर आए, ये किस प्रकार के कोण हो गए, ये दोनों कोण हमारे हो गए एकांतर कोण। किस प्रकार के कोण हो गए, ये हमारे ये हो गए, ये एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण है, ठीक है। ये किस प्रकार के कोण हो गए, ये हमारे हो गए एकांतर कोण। तो जब ये एकांतर कोण है तो आप मुझे बताओ कि यदि ये और ये एकांतर कोण हो गए तो जो हमारी भुजाएं हैं बी सी व एडी ये किस प्रकार की हो जाएंगी, ये हमारे समांतर हो जाएंगी। क्लियर। क्योंकि अब देखो वही नियम आ गया कि जब दो समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और हम कह सकते हैं ये भी कि यदि ये दोनों एकांतर कोण हैं तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि क्या हो गए, ये एकांतर कोण हो गए। तो देखो रेखा कौन सी है आपके पास, रेखा एक तो है आपके पास एडी और बीसी, तो रेखा एडी व बीसी समांतर होंगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एडी समांतर है बीसी के। और रीजन क्या दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है, कोण ओएडी और कोण पीओसी। तो कोण ओएडी व कोण बीओसी एकांतर कोण है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही करना था हमें सिद्ध। तो ये हो गया, यहां से ये उदाहरण खत्म। समझ में आया बच्चों सभी को कैसे किया है। देखो हमने लगाया ऐसे एस, कैसे लगाया, देखो आपके पास दिया गया था कि दो भुजाएं बराबर हैं। क्लियर। तो हमने देखा कि ये जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से हमने ऐसे एस लगाया और ये हो गया सर्वांग सम। त्रिभुज एओडी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बीओसी के। क्लियर। अब जैसे ही ये हमारा सर्वांग सम हुआ तो क्या पता लगा, अब हमें बताना है एडी समांतर है बीसी के। तो देखिए जैसे ही ये सर्वांग सम हुआ तो हमने सोचा कि सीपीसीटी लगाते हैं, यानी कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो संगत भाग बराबर हैं तो ये कोण बराबर हो गए। लेकिन जैसे ये कोण बराबर हुए हमारे दिमाग में क्लिक किया कि भाई ये तो हमारे एकांतर कोण हैं, और यदि एकांतर कोण बराबर हो गए तो जिन रेखाओं पर वो बन रहे हैं वो रेखाएं कैसी होंगी,
वो रेखाएं बच्चों हमारी समांतर होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारी कैसे हो गई, समांतर भुजाएं हो गई। क्लियर, सभी को समझ में आया ये उदाहरण। अब करते हैं अगला उदाहरण। तो उदाहरण 2 है, ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्वि भाजक है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाना है पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। तो देखो एक एक चीज ब्रेक करते हैं। ए बी रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है, रेखा एल इसका एक लंब समद्वि भाजक है, ये रेखा इसका एक लंब समद्वि भाजक है। लंब समद्वि भाजक का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये वाले और ये वाले कोण दोनों कितने डिग्री के होंगे, ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के होंगे। और 90 डिग्री के क्यों होंगे, क्योंकि ये रेखा लंब समद्वि भाजक है। तो ये लंब है और इस भाग को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो कोण तो हो गए 90 और यहां से हम कह सकते हैं AC हमारा बराबर होगा BC के। भाई लंब समद्वि भाजक है, समद्वि भाजक मतलब 2 भागों में बराबर बांटना, तो AC हमारा BC के बराबर हो गया। और देखिए क्या कर रहा है, यदि L पर स्थित कोई बिंदु P है तो हमें दर्शाना है P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ दूरी पर है, यानी कि P से A की दूरी P से B की दूरी के बराबर है। मतलब PA बराबर PB हमें सिद्ध करना है। देखिए क्या क्या दिया गया है आपके प्रश्न में। सबसे पहले तो दिया गया है आपको कि रेखा L इसका लंब समद्वि भाजक है। तो रेखा L AB का लंब समद्वि भाजक है। तो रेखा L रेखाखंड AB का लंब समद्वि भाजक है, लंब समद्वि भाजक है। तो इसका हम क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं, आपका L रेखा AB का लंब समद्वि भाजक है तो यहां से क्या हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं AC बराबर BC। वह क्या कह सकता हूं यहां से, और क्या कह सकता हूं मैं कि ये दोनों कोण मेरे 90-90 डिग्री के होंगे। अर्थात हमारा कोण PCA और कोण PCB कैसे होंगे, 90 के। तो कोण PCA बराबर कोण PCB बराबर 90 डिग्री। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या करना है, हमें दर्शाना है कि जो हमारा P है वो A से और B से समान दूरी पर है। तो हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। तो हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। ठीक है, ये चीज हमें करनी है सिद्ध। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो हमारे पास यहां पर 2 त्रिभुज दिए गए हैं, एक है PCA और एक है PCB, 2 त्रिभुज हैं। तो यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें, क्या कर दें, यदि मैं PCA और त्रिभुज PCB को सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो उससे क्या फायदा होगा, जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हुए तो हम लगा सकते हैं CPCT, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे और संगत भाग में हमारा PA बराबर हो जाएगा PB के। समझ में आया सभी को कैसे करने हैं हम इसको। तो देखिए हमारा एम है कि PCA और PCB दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए। तो हम लेते हैं त्रिभुज PCA व PCB में, त्रिभुज PCA व त्रिभुज PCB में देखो इन दोनों में क्या क्या है हमारे पास। एक हमारे पास AC बराबर BC है, देखो AC बराबर BC, एक भुजा बराबर है AC बराबर BC, ये हमें दिया गया है। तो AC बराबर BC ये हमें क्या है, दिया है। ठीक है, AC बराबर BC दिया है। और क्या क्या है हमारे पास, देखो एक हमारे पास कोण बराबर है, कोण PCA बराबर है कोण PCB के, और दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के हैं। तो हम लिखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास कोण PCA बराबर है कोण किसके, PCB के। और इसका रीजन क्या है
कि दोनों कैसे कोण है, 90 डिग्री के कोण है। क्लियर। और एक भुजा कौन सी थी, AC बराबर BC। इसको यहां लिख लेते हैं, देखो AC बराबर BC। अब देखो एक भुजा हो गई और एक कोण हो गया। और देखो और कुछ है हमारे पास, क्या और कुछ निकाल सकते हैं? एक तो भुजा बराबर कर दी और एक कर दिया कोण बराबर। अब देखो त्रिभुज है आपके पास PCA PCB। आप गौर से करो, PC भुजा आपके PCA त्रिभुज में भी आ रही है और PC भुजा आपके PCB त्रिभुज में भी आ रही है। इसका मतलब PC आपके दोनों त्रिभुजों में आ रही है। ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई है। तो यहां से हम लिखेंगे कि PC बराबर है PC के, और ये कैसी है आपकी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो एक हो गया आपके पास भुजा, एक कोण और एक भुजा। तो कौन सा लगाएंगे सर्वांग समता नियम, SAS। तो क्या कह सकते हैं, अतः SAS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज PCA व त्रिभुज PCB सर्वांग सम होंगे। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए। तो PCA आपका सर्वांग सम हो गया PCB के। अब देखो जैसे ही ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हुए, अब हम यहां पे CPCT लगा सकते हैं। तो क्या लगाएंगे, CPCT। तो CPCT क्या होता है, एक बार दोबारा देखिए कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। कैसे होते हैं उनके संगत भाग, उनके संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो CPCT लगाते ही क्या आएगा हमारे पास, जैसे ही हमने CPCT लगाया तो क्या आएगा, देखो CPCT लगाते ही दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा PA है ये हमारा बराबर होगा PB के, क्योंकि CPCT हम यूज कर रहे हैं। तो PA बराबर PB हम लिख सकते हैं। क्या लिख दिया हमने, तो यहां से PA बराबर PB। क्लियर, रीजन हो गया CPCT। अब देखो यदि PA बराबर PB है तो इसका मतलब क्या है कि P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और हमें सिद्ध क्या करवा रहा था, ये देखो हमसे ये सिद्ध करवा रहा था कि दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। तो अतः हमने सिद्ध कर लिया कि अतः P बिंदु A व B से समान दूरी पर है या फिर समदूरस्थ है। समझ में आया बच्चों सभी को किस प्रकार हमने सिद्ध किया है? एक बार इसको दोबारा सुनिए। देखो क्या कर रहा था, हमें दिया गया था कि AB रेखाखंड है, AB रेखाखंड है, L इसका एक लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है तो ये रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। इसका मतलब AC बराबर होगा BC के। अगर ये लंब समद्विभाजक है तो ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे, ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के होंगे। क्लियर, ये दोनों कोण हो गए हमारे 90 डिग्री के। अब देखो जैसे ये 90 के हुए, क्लियर, आगे क्या कह रहा है कि L पर स्थित P कोई बिंदु हो गया तो हमें दर्शाना है कि P और A बिंदुओं और B बिंदुओं से समदूरस्थ है। ठीक है, तो हमें PA बराबर PB सिद्ध करना था। और हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने सोचा कि भाई हमारे पास दो त्रिभुज हैं PCA PCB, यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो हमने पढ़ा है कि यदि सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां से हम PA बराबर PB को सिद्ध कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ, हमें सिद्ध करना था कि PA बराबर PB, हमने त्रिभुज लिए PCA और PCB। तो AC बराबर BC हमें दिया गया है और हमें कोण दिया गया है PCA और PCB 90 डिग्री के, ये हो गया। और यहां से हमारा PC बराबर PC हो गया क्योंकि PC आपके दोनों त्रिभुजों में आ रहा है।
ये आपके उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो यहां से ऐसे एस लगाया और ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो गए। जैसे ही सर्वांग सम सिद्ध हुए हमने लगा दिया सीपीसीटी। सीपीसीटी से हमारे पास पी ए बराबर पी भी सिद्ध हो गया और ये इससे हम कह सकते हैं कि P हमारा बिंदुओं A व B से समदूरस्थ है। क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आया हम किस प्रकार से इसको कर रहे हैं। अब देखिए अगला उदाहरण, उदाहरण 3 देखो। रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के क्या है, समांतर है। भाई ये जो रेखाखंड AB हो गया ये CD के कैसा हो गया, समांतर हो गया। और क्या बता रखा है, और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। ये जो O बिंदु है ये आपके रेखाखंड AD का है मध्य बिंदु। तो क्या पूछ रहा है आपसे, दर्शाइए कि त्रिभुज AOB आपके सर्वांग है त्रिभुज DOC के। यानी AOB हमें सर्वांग सिद्ध करना है DOC के। तो देखिए हमारे पास 3 कसौटियां हैं, SAS, ASA और AAS। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या यूज करें हम। तो देखो सब छोड़ो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि चित्र देख के आपको क्या दिमाग में सबसे पहले आ रहा है। देखो गौर से देखो, सबसे पहले क्या दिमाग में आ रहा है आपको चित्र देख के। तो मुझे तो एक चीज आ रही है, क्या आ रहा है कि भाई ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। और बराबर क्यों होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। भाई ये कोण इस कोण के हो गया बराबर, दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो ये कोण बराबर हो गया और क्या दिया गया है कि ए बी समांतर है सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के। कुछ याद आ रहा है, देखो समांतर रेखाओं, तो हमने पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटे तो हमने एकांतर कोण पढ़ा है, संगत कोण पढ़ा है ना। तो अब देखो ए बी समांतर हो गया सी डी के और ये आपके त्रियक रेखाएं हो गई। देखो तो अब देखो क्या करना है, एक त्रिभुज है आपके पास AOB, एक है DOC। तो एक कोण तो हमने ढूंढ लिया कि भाई ये वाला कोण इस वाले कोण के कैसा है, बराबर है। अब बात करते हैं भुजा की। तो ये दिया हुआ है कि भाई ये दोनों कैसे हैं, समांतर है और O रेखाखंड AD का क्या है, मध्य बिंदु है। तो जब O इस AD का मध्य बिंदु है इसका मतलब OA हमारा बराबर हो गया OD के। OA किसके बराबर हो गया, OD के। तो हमें एक तो मिल गई भुजा OA बराबर OD और एक हमारे कोण हो गए बराबर, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण। अब यदि हम किसी एक भुजा या एक कोण को बराबर कर दें तो ये हमारा सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो देखो क्या कर सकते हैं, भुजा तो देखो मिल नहीं रही, भाई भुजा तो इसमें नहीं मिल रही, लेकिन कोण मिल सकते हैं। और कोण कैसे मिलेंगे, ये दोनों समांतर हैं ABCD के और ये त्रियक रेखा हो गई। तो जब ये त्रियक रेखा इन्हें काटेगी तो क्या होगा, तब ये त्रियक रेखा जैसे ही इन्हें काटेगी तो क्या होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। और एकांतर कोण कौन कौन से हो जाएंगे, देखो एक आपके पास कोण हो जाएगा ये वाला और एक कोण हो जाएगा ये वाला। और ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जैसे ही ये कोण बराबर हो गए आपका ये क्या हो गया, ये हमारा सर्वांग सम हो गया। आप चाहो तो ये वाला कोण को कर दो, नहीं तो इस वाले कोण को कर दो। दोनों किस प्रकार के कोण हैं, दोनों की दोनों हमारे एकांतर कोण हैं। ठीक है, चाहो तो एक को इसके बराबर कर दो, नहीं तो इस वाले कोण को इसके बराबर कर दो, मर्जी आपकी है। दोनों कैसे हैं, एकांतर कोण हैं। तो देखो किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के। और क्या दिया गया है, एक हमें दिया गया है कि O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, O रेखाखंड AD का क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है। क्लियर, ये हो गया इसका मध्य बिंदु। तो अब देखो, अब यदि O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है इसका मतलब OA हमारा बराबर होगा OD के। तो यहां से मैं कह सकता हूं OA बराबर OD। क्लियर, तो एक तो ये समांतर हो गया
और ये हो गया हमारे बराबर। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के। त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के। तो देखिए क्या क्या करें हम, सबसे पहले तो हम लगा रहे हैं कसौटियां। तो देखो क्या क्या दिया गया है, एक तो भुजा बराबर दी गई है, तो हम लिखेंगे इन दोनों त्रिभुज में OA बराबर OD। ये क्या है, हमें दिया है, क्या है ये, हमें दिया गया है। और हम देख सकते हैं कि ये दोनों कोण कैसे हैं, ये दोनों कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण AOB व कोण DOC कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है। तो कोण AOB व कोण DOC कैसे हैं, ये शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है। कोणों के युग्म हैं। तो यदि ये शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म हैं तो क्या कह सकते हैं हम कि ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण AOB बराबर होगा कोण DOC के। अब देखो एक भुजा बराबर हो गई, एक हमारा कोण बराबर हो गया, तो ये तो हो गई हमारी S और ये हो गया हमारा A। क्लियर। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब मैंने आपको बताया कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं AB और CD और इन्हें एक त्रियक रेखा काटे तो इसका मतलब क्या होगा, एकांतर कोण बराबर होंगे। और यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो देखिए कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका OBA और एक हो जाएगा आपका OCD, या फिर हम कह सकते हैं OAB बराबर हो जाएगा ODC के। जैसी आपकी मर्जी, कोई सा भी हम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो OBA है ये हमारा बराबर होगा OCD के। तो OBA क्या हो जाएगा, हमारा कोण OBA बराबर हो जाएगा कोण OCD के। और क्यों बराबर होगा कि ये दोनों कोण किस प्रकार के हैं, ये दोनों कोण हमारे एकांतर कोण हैं। तो हम लिख देंगे कि कैसे कोण हैं ये दोनों, एकांतर कोण है। तो देखो ये हो गया A। अब देखो एक मिल गया आपको क्या, भुजा, एक हो गई आपका कोण और एक हो गया आपका कोण। अब समझाओ कि भाई AAS लगेगा कि ASA लगेगा। तो सोचो थोड़ा क्या कर सकते हैं, देखो दोनों कोण, एक तो आपका ये वाला कोण है और एक आपका ये वाला कोण है, और यहां पर हम ये वाला कोण ले रहे हैं और एक ले रहे हैं हम ये वाला कोण। क्लियर। B ले रहे हैं और C ले रहे हैं। तो क्या बताओ, ये दो दोनों कोण हैं, इनसे जो रेखा जा रही है वो इनके बीच की रेखा है OB और इनके बीच की रेखा है OC। तो क्या OB हमारा OC के बराबर है, नहीं है, हमारा OA OD के बराबर है। इसका मतलब हम कोई से भी दो कोण ले रहे हैं और कोई सी भी एक भुजा ले रहे हैं। यदि हम इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा ले लेते, समझो देखो यदि मैं इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा OB बराबर OC कर देता तो मेरा कौन सा लगता, तब मेरा ASA लगता, लेकिन यहां पर मेरा AAS लगेगा। तो यहां मेरा लग जाएगा, कौन सा लग जाएगा, तो AAS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज है दोनों, एक करना है AOB और ये हमारा सर्वांग हो जाएगा किसके, DOC के। क्लियर। यही करना था हमें सिद्ध। तो सभी को समझ में आया किस प्रकार किया है। देखो एक बार दोबारा से क्या किया है हमने। सबसे पहले तो देखो हमें AB समांतर CD दिया गया है और O हमारे AD का क्या है, मध्य बिंदु है। O क्या है, AD का मध्य बिंदु। इसका मतलब OA बराबर हो जाएगा OD के। OA किसके बराबर, OD के बराबर। ठीक है, तो OA बराबर OD हो गया, OA बराबर OD हो गया, AB समांतर हो गया CD के। फिर देखो हमें इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। तो सबसे पहले तो ये कोण इसके बराबर हो गया शीर्षाभिमुख
कोण। और फिर क्या हुआ बच्चों, फिर हमने देखा कि भाई शीर्षाभिमुख कोण तो क्लियर हो गया, लेकिन ए बी समांतर है सी डी के, तो हम लगा सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं हो और इन्हें त्रियक रेखा काटे तो एकांतर कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हमारा कोण भी कोण सी के बराबर हो गया। तो हमने यहां से क्या किया है, कोण OBA को कोण OCD के बराबर लिख दिया और यहां से हमारा AAS लग गया। अब एक चीज सुनो, यदि मैं यहां पर B वाले कोण को और C वाले कोण की जगह कौन सा वाला कोण ले लेता, यदि मैं लेता कोण A और कोण D, समझो इस बात को, यदि मैं कोण A और कोण D ले लेता बराबर में एकांतर कोण में, तो देखो कोण ये A है, ये वाला कोण O है और इनके अंतर्गत भुजा है OA, तो तब मेरा AAS ना लग के ASA लगता। ये चीज समझ में आई दोनों में फर्क? भाई हमें देखना है दो कोणों के अंतर्गत भुजा, तो यहां पे लग जाता हमारा ASA। क्लियर, सभी को समझ में आया? तो यहां से कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया, सर्वांग सम कर दिया। अब देखो दूसरे में हमें क्या सिद्ध करवा रहा है कि O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है, यानी हमें सिद्ध करना है कि ये O BC का क्या है, मध्य बिंदु है। देखो यदि मैं ये प्रूफ कर दूं कि OC मेरा बराबर है OB के, क्या प्रूफ कर दूं, OC बराबर है OB के, तो इसका मतलब क्या होगा, O मेरा BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। और इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, भाई ये वाला त्रिभुज ये वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो CPCT में हमने पढ़ा है ना कि दो त्रिभुज यदि सर्वांग सम हुए तो संगत भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये दोनों सर्वांग सम है, तो हमारा OB बराबर होगा OC के। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC सर्वांग सम है, तो क्या हो जाएगा बताओ, हमारा OB बराबर हो जाएगा OC से। और रीजन क्या है, CPCT। ठीक है, तो जैसे ही हमारा OB बराबर हुआ OC के, अतः क्या हो जाएगा बच्चों, O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। हो गया सिद्ध आपका ये, देखिए कितना सरल है। दो तीन चीजें आपको बस याद रखनी है कि CPCT कैसे लगेगा, कैसे हमने कोण बराबर किए हैं, कैसे हमने भुजाएं बराबर की हैं, किस प्रकार से हमने कसौटियों को लगाया है। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आए ये उदाहरण। तो आज की कक्षा करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इस भाग में हमने उदाहरण 1 से 3 को हल किया है। अगले भाग में हम प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।